अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। मैं समझता हूँ आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की चीज आज से पूर्व नहीं हुई थी और अभी भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। ये किसकी कृपा रही कि एक इंस्पेक्टर 17 साल से एक ही जगह जमा रह जाए? ये किसका खेल रहा कि एक बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच कुछ नियम तय हों और बस वो नियम ही न माने जाएं? ये कैसी मजबूरी कि एक संगठन अपने ही सदस्य के फैसले से दूर भाग जाए, और ये कैसा प्रोसेस कि बैंक कमी बताए तो कोई सुने ही नहीं और फिर 5-5 बैंकों का सालों साल का हिसाब खंगाला जाए। राम मंदिर के दान में धांधली की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इंसानों, नियमों, बैंकों, परिषदों के नए नए रंग खुल कर के आ रहे हैं। खबरों का छींटा आता है और नया आश्चर्य जन्म लेता है हर रोज कि वाह, ऐसा भी हो सकता था। तमाम आश्चर्यों के बीच ये पक्का होता जा रहा है, ये तय होता जा रहा है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जो नहीं बताया जा रहा है। सबकी पड़ताल करेंगे। पश्चिम बंगाल से आई 2 खबरों पर भी चलेंगे। एक से नई सरकार खुश होगी, दूसरी से पुरानी सरकार परेशान, और बात करेंगे नए आर्मी चीफ की भी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लेलेंट ऑप्शन। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. राम मंदिर में चंदे की धांधली हुई ये तय हो चुका है, लेकिन कितने का गबन हुआ, किस किस के हाथ उसमें शामिल थे, कौन उसमें कितना डूबा, कितना नवनीत छका, ये तमाम जवाब बाकी हैं। सवाल और भी हैं, जैसे कि 8 गिरफ्तारियों, 2 इस्तीफों के बाद फुल स्टॉप या अभी और नाम उधड़ने बाकी हैं। विपक्ष का तो काम है कहना, वो तो कहता ही है कि इस्तीफा करें, इस्तीफा खाना पूर्ति है, बड़ी मछलियों को बचाने की कवायद है इत्यादि। बड़ी मछलियों पर एक्शन कब होगा? उंगली राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सचिव चंपत राय की ओर होती है। उनके इस्तीफे पर विचार या फैसला तो 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में होगा आधिकारिक तौर पर, लेकिन फिलहाल उनसे पूछताछ हो गई है। 3 घंटे पूछताछ चली चंपत राय से, उनका बयान दर्ज किया गया। सवाल जवाबदेही से जुड़े थे, सवाल प्रशासनिक फैसलों पर थे, चढ़ावे के मैनेजमेंट और कर्मचारियों की जवाबदेही पर भी थे। लेकिन चंपत राय ने तो अपनी राय जाहिर कर रखी है, बारंबार दोहरा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में उनका कोई रोल नहीं रहा। दूसरी ओर है 5 जून का एक सीसीटीवी फुटेज जो आपने कल देखा था। उसमें एक बैग में कुछ लाख रुपए थे जो चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से मिले थे। तब से ये सवाल उठ रहा है कि उसी वक्त ट्रस्ट को ये बात मालूम थी, चंपत राय को ये बात मालूम थी, तो उन्होंने पुलिस को समय पर इत्तला करना मुनासिब क्यों नहीं समझा? परंतु चंपत राय का कहना है कि चंदा चोरी की जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए थे। दावा है कि उन्होंने ही संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर कराई, लेकिन सवाल हैं कि जाते नहीं। जैसे एफआईआर 20 दिन बाद क्यों हुई? क्या एसआईटी की जांच का वेट किया जा रहा था? ईमानदारी, जिम्मेदारी, पहरेदारी दुरुस्त थी तो फिर बारी का इंतजार क्यों हो रहा था? जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक टिन्नू यादव भी है। पहले चंपत राय का ड्राइवर था, बाद में उनका सबसे करीबी विश्वास पात्र बना, दान पात्र तक उसने अपनी पहुंच बनाई। उस पर अपने रसूख से चंदा चोरी में अहम रोल निभाने के आरोप हैं। और ये बस टिन्नू की कहानी नहीं है, कहा जा रहा है कि बाकी 7 गिरफ्तार आरोपियों में भी ज्यादातर चंपत राय के करीबी थे। तो क्या चंपत राय के करीबी विश्वास पात्रों ने, जिन पर वो ट्रस्ट करते थे, उन्होंने ही उनका ट्रस्ट तोड़ा, भ्रष्ट लोगों का रास्ता बनाया, अपने जानने वालों और रिश्तेदारों को हायर किया? ये सारे सवाल पूछताछ में खुद चंपत राय से भी उनके सामने रखे गए। उन्होंने माना कि टिन्नू ने गलत किया है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये भी कहा कि नौकरी उन्होंने ज़रूरतमंदों को ही दी और ये केवल उनका फैसला नहीं था, इसमें ट्रस्ट के बाकी लोग भी शामिल थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल चंपत राय से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है।
चंपत राय ने ये बात साफ की है कि चढ़ावे चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है, बल्कि वही थे जिन्होंने संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर कराई, एसआईटी तक की मांग की। हालांकि कई ऐसे सवाल थे जिनमें चंपत राय फंसते भी नजर आए, जिनका जवाब उनके पास नहीं था। खासकर टिन्नू यादव को लेकर चंपत राय ने कहा कि वो काफी पहले से जुड़ा हुआ था, उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। चंपत ने यह भी कहा कि टिन्नू ने जो भी किया वो गलत किया। एक सवाल यह भी हुआ कि रिश्तेदारों को किस तरीके से भर्ती किया गया। इस पर चंपत राय ने जवाब में कहा कि जरूरतमंदों को जगह दी गई और केवल उनकी ही भूमिका नहीं थी, ट्रस्ट के अन्य लोगों की भी भूमिका थी। चंपत राय लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में विहिप का रोल सर्वविदित है। देश भर में धर्म सभाएं, रथ यात्राएं, शिला पूजन, कार सेवा अभियान चलाए, मंदिर बनाने के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स को नेशनल लेवल पर पहुंचाया। लेकिन आज वही विहिप, वही विश्व हिंदू परिषद चंपत राय से कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। चंपत राय के फैसलों से दूरी बना ली है। लेकिन अगर ट्रस्ट के कामकाज या फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो क्या विहिप खुद को, वीएचपी क्या खुद को इससे अलग कर सकती है? करोड़ों लोगों ने वीएचपी के आह्वान पर राम मंदिर बनाने के लिए दान दिया। इसकी सफाई खुद वीएचपी की ओर से आई। उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की ओर से वो बोले कि चंपत राय से नहीं बल्कि ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उनके फैसलों से संगठन को अलग किया गया है। ये बात पूरे देश को मालूम है कि मंदिर का निर्माण और संचालन ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। जिस दिन निर्णय आया था कोर्ट का, तो मैंने अपने बयान में कहा था कि परिषद का काम पूरा हो गया है। परिषद ना तो मंदिर बनवाएगी ना चलाएगी। इसलिए वीएचपी पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है ये मैं नहीं मानता हूँ। चंपत राय जी के त्यागपत्र को मैं चौथी घटना मानता हूँ। पहली बात कि जब ये बात ध्यान में आई कि वहाँ के चढ़ावे की गिनती में जिनके जिम्मे गिनती लगी है वो पैसा लेके जा रहे हैं, तो स्वयं चंपत जी के द्वारा ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी को कहा हमारे ऊपर एसआईटी बिठाकर जांच करो। और फिर ये कहा गया कि चंपत जी रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकेंगे। तो चंपत जी ने भी, अनिल मिश्रा जी ने भी स्वयं होकर के त्यागपत्र दिया है। आलोक कुमार का कहना है कि जवाबदेही सिर्फ गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। जांच की जद में और नाम भी आए हैं, जैसे नया नाम आया है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अर्जुन देव का। अयोध्या में रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर थे, मंदिर में लगे वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करते थे। राम मंदिर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी का जिम्मा उनके पास था। पिछले 17 साल से वो अयोध्या में ये काम कर रहे थे। जब रामलला टेंट में थे तब भी सीसीटीवी की निगरानी अर्जुन ही करते थे। जिस काउंटिंग रूम से चढ़ावे के कथित चोरी की घटनाएं बाहर आई हैं उसकी निगरानी व्यवस्था भी उनके नियंत्रण में ही थी। लेकिन अब एसआईटी की जांच में सवाल अर्जुन देव से भी पूछे गए। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। तो सूत्र कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव का जिक्र है। जितना काम दिया गया था उससे एक स्टेप आगे जा करके ट्रस्ट के कामों में सक्रिय दखल देते थे वो। रिपोर्ट में उनके रोल और इस दखल अंदाजी को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। कई दफ़ा उनके तबादले के आदेश भी जारी हुए, लेकिन हर बार येन केन प्रकारेण वो निरस्त करा लिए जाते। फाइनली तबादला हो गया है, गोरखपुर भेज दिया गया है उन्हें। लेकिन इतनी संवेदनशील जगह पर एक ही व्यक्ति 17 साल तक कैसे बना रहा? क्यों उसके ट्रांसफ़र को बार बार रोका या टाला गया? ये सवाल सामने अब भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों से अर्जुन देव की नज़दीकियाँ रहीं, शायद तबादले रुकने की यही वजह रही हो। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए जवाब एसआईटी तलाशने की कोशिश कर रही है। एक बात और,
जब ये सब चल रहा है उसी दौरान एक और खबर आई। पता लगा कि विवाद के बीच भी चढ़ावे में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि चढ़ावा 2 गुना हो गया है। जहां पहले एक दिन में औसतन 10 से 12 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, वहीं अब 20 से 24 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। बैंक के सूत्र बता रहे हैं कि इसकी बड़ी वजह गर्मी की छुट्टियां हैं। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब वापस लौटते हैं अपडेट्स पर। अयोध्या और लखनऊ से जो खबरें छन कर आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एसबीआई ने 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया। अब हाल ये है कि जहां जहां ट्रस्ट और आरोपियों के खाते हैं सबकी जांच हो रही है। 7 अलग अलग बैंकों से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है। देखा जा रहा है कि मंदिर में दान की जिम्मेदारी मिलते ही तो खाते में पैसे का आवागमन बढ़ तो नहीं गया। मंदिर के आधिकारिक सिस्टम में जितना दान दर्ज किया गया, क्या उतना ही पैसा ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा हुआ या उसमें कोई अंतर है? सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए एसबीआई और ट्रस्ट के बीच फरवरी में एक एमओयू साइन हुआ। जिम्मेदारी दोनों पक्ष की तय की गई थी, नियम कड़े किए गए थे। लेकिन इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है कि कई ज़रूरी नियमों का पालन रोज़ाना नहीं किया जा रहा था। मसलन दान पेटियां खोलने और पैसे गिनने वाले कमरे को ऑपरेट करने के समय ट्रस्ट और बैंक दोनों के अधिकारियों का एक साथ वहां होना ज़रूरी था। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों के लिए एक खास ड्रेस कोड तय था, लेकिन इसका हर स्तर पर ठीक से पालन नहीं हुआ। बैंक कर्मचारियों का हर महीने रोटेशन होना था, लेकिन कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही जगह जमे रहे। पैसे गिनने वाले कमरे में आने जाने वाले कर्मचारियों की रैंडम चेकिंग, हर दान पेटी के पैसे का अलग रिकॉर्ड रखना और सिलसिलेवार ढंग से गिनती करने जैसे नियम भी सिर्फ कागजों पर ही बने रह गए। अब इन सभी नियमों की अनदेखी, रोजाना की रिपोर्ट, डिपॉजिट स्लिप और रजिस्टरों की जांच की जा रही है। जांच मंदिर की सुरक्षा में लगे लगभग 400 प्राइवेट गार्ड्स की भी हो रही है। ये गार्ड्स मंदिर के एंट्री एग्जिट गेट, दर्शन मार्ग और चढ़ावा ले जाने वाले रास्तों पर तैनात थे। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद पैसे गिनने वाले सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। शुरू में जहां 22 और फिर 45 लोग इस काम में लगे थे, अब कर्मचारियों की संख्या घटा करके 39 कर दी गई है। इस बीच विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा अयोध्या में लगा हुआ है। कुछ नेताओं को बीच में रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के साथ कई सांसद अयोध्या के लिए कूच किए थे, लेकिन इन नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या उन्हें उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। अजय राय ने बाकायदे एक वीडियो जारी किया है। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया है। ये मैं आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाज़ा, सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और ये बाहर के लॉन है और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। कांग्रेस ने चंदा चोरी पर सवालों और मांगों की एक फहरिस्त जारी की है। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने जैसी मांगें इसमें शामिल हैं। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर पहुंच करके एक अलग लॉजिक दे आए। बोले कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान होता और चंदा चोरी की घटना हो जाती तो उसका एनकाउंटर कर देते। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। भक्ति के नाम पर जिस प्रकार लोगों ने गबन किया, धोखाधड़ी की, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि कई बार इस तरह के सवाल उठे, जमीन को लेकर, चंदे को लेकर के लिपापोती की कोशिश हुई। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की चीज आज से पूर्व नहीं हुई थी और अभी भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मार्क माय वर्ड्स, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी। हाँ, छोटे मांगुर कबई पकड़े जाएंगे।
निष्पक्ष जांच का वादा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि जो पहले राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब अयोध्या जाने को मचल रहे हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीति अपनी गति से चल रही है और चलती ही रहेगी, पर जांच भी चलती रहनी चाहिए और ये देखना होगा कि नेता ज़्यादा सक्रिय रहेंगे या फिर एसआईटी। लेकिन उस सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि धांधली के और कौन कौन सी परतें अयोध्या के इस कांड में खुलती हैं, किस किस तरीके से लोगों की आस्था में सेंध लगाई गई थी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, अब बारी सुर्खियों की। जनरल धीरज कुमार सेठ ने 30 जून को भारतीय सेना के नए आर्मी चीफ की कमान संभाली है। वो भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है। जनरल सेठ सेना के बैकग्राउंड वाले परिवार से ही आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भारतीय सेना में बड़े अधिकारी रहे। 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद से वो रिटायर हुए। वहीं जनरल सेठ 20 दिसंबर 1986 को सेना की 2nd लांसर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। अपने लंबे करियर में उन्होंने जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की कमान संभाली। वो सुदर्शन चक्र कोर के कमांडर भी रहे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। अप्रैल 2026 में उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जून 2026 में उन्हें भारतीय सेना का 31वां आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। ड्यूटी के अलावा जनरल सेठ को खेलों का भी शौक है, खासतौर पर टेनिस और गोल्फ खेलने का। बता दें कि भारत में आर्मी चीफ की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उनका कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले समाप्त हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 29 जून को एंटी गुंडा बिल पास कर दिया है। विधानसभा में 176 वोटों से ये बिल पास हुआ। इस कानून के तहत कुछ मामलों में पुलिस किसी आरोपी को बिना ट्रायल के 12 महीनों तक हिरासत में रख सकेगी। अगर कोई दंगे या हिंसा के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर उसकी संपत्ति भी जब्त या नीलाम की जा सकती है। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बंगाल की जनता ने आपको ईवीएम के जरिए नकार दिया है। आप विपक्ष में तो आ गए हैं, लेकिन आपकी ताकत उतनी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बिल अलग अलग नामों से पहले ही कई राज्यों में लागू हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में इसे लागू किया गया है। हमने देखा है कि बंगाल की राजनीति में सीपीआईएम ने ही गुंडा कल्चर की शुरुआत की थी। साल 2001 में उन्होंने हरमाद नाम के गिरोहों का इस्तेमाल किया ताकि लोकतांत्रिक तरीके से कोई दूसरी पार्टी सत्ता में ना आ सके, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। पश्चिम बंगाल से दूसरी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सुनवाई होनी थी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने ममता पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ये कहा उन्होंने कि इस केस की सुनवाई भी आम मामलों की तरह ही होगी, यानी जो नंबर तय है उसी लिस्टिंग के हिसाब से, उसी क्रम के हिसाब से सुनवाई की जाएगी। ममता पक्ष के वकील किशोर दत्ता ने कोर्ट को बताया कि टीएमसी के 3 बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। इस वजह से इन खातों से किसी तरह का लेन देन नहीं हो पा रहा है। वकील के मुताबिक इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।